हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली फार्मेसी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मूलेशन आर&डी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। तो कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, जस्टिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, व्हाट आर द सैलरी एक्सपेक्टेशन, व्हाई शुड वी हायर यू, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, ब्रीफली डिस्क्राइब योर प्रोजेक्ट। अभी आते हैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन की तरफ। मतलब टाइप ऑफ एफ.आर.एन.डी के अनुसार अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर कोई पोजीशन वैकेंसी हो फार्मूलेशन आर.एन.डी में, ओरल फार्मूलेशन के लिए, कोई इंजेक्टेबल के लिए रहती है, कोई टॉपिकल के लिए रहती है, तो उसके हिसाब से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ओरल फार्मूलेशन आर.एन.डी, इंजेक्टेबल फार्मूलेशन आर.एन.डी और टॉपिकल फार्मूलेशन आर.एन.डी, हर एक टाइप के फार्मूलेशन आर.एन.डी का मैंने इंटरव्यू दिया है। तो मैं जानता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस। ओरल सॉलिड फार्मूलेशन आर.एन.डी, इसमें देखा जाए तो पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ टू परफॉर्म प्री फार्मूलेशन स्टडी फॉर ओरल सॉलिड और ओरल फार्मूलेशंस, what are the critical quality attributes, critical process parameters, critical material attribute with respect to oral or oral solid dosage form, what is compatibility study and how to prove the material is compatible, what are the different evaluation parameters of tablets, capsule or oral solid dosage form, different types of excipient in tablets or capsule, what is dissolution or disintegrant. You have to sometime you have to give the example of dissolution or yeah, example of the super disintegrant or disintegrants, example of disintegrant, super disintegrants, lubricant, diluent, glidant and anti-adherent। और इन सब का मतलब डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए। मतलब डिसइंटीग्रेंट क्या होता है भाई, सुपर डिसइंटीग्रेंट क्या होता है, लुब्रिकेंट क्या होता है, डायलुएंट क्या होता है, ग्लाइडेंट क्या होता है, एंटी एडरेंट क्या होता है। कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हो कि टेल मी अबाउट टैबलेट और कैप्सूल डिफेक्ट्स एंड हाउ टू मिनिमाइज देम, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर जो क्वेश्चन मेरे को पूछे गए उसके हिसाब से मैंने वीडियो बनाया है। इंजेक्टेबल फार्मूलेशन आर में मतलब पॉसिबिलिटी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मेरे को पूछे थे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है कि व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द इंजेक्टेबल और पैरेंटल डोसेज फॉर्म। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा स्टेरिलिटी। तो हाउ टू परफॉर्म अ प्री फार्मूलेशन स्टडी ऑफ इंजेक्टेबल और पैरेंटल डोसेज फॉर्म, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नहीं तो व्हाट आर द क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर और क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट विथ रिस्पेक्ट टू द इंजेक्टेबल और पैरेंटल डोसेज फॉर्म, व्हाट इज द कंपेटेबिलिटी स्टडी एंड हाउ टू प्रूव द मटेरियल इज कंपेटेबल। अभी कॉम्पेटेबिलिटी स्टडी का क्वेश्चन हर एक इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, चाहे वो ओरल का हो या टॉपिकल का हो या इंजेक्टेबल का हो, कॉम्पेटेबल तो होना चाहिए। और ऐसे कि क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि कौन से ऐसे क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर जो अफेक्ट करते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी को, कौन से ऐसे क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट्स है जो क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, तो इन सब के बारे में पढ़ना है। मतलब ओवरऑल क्वालिटी बाय डिज़ाइन को पढ़ लो, उसके अंदर सब कुछ आएगा। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट इवैल्यूएशन पैरामीटर फॉर ऑफ इंजेक्टेबल और पैरेंटल। तो इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, जैसे कि कौन कौन सी टेस्ट होती है, लीकेज टेस्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट, पायरोजन टेस्ट, तो उसके बारे में पढ़ना है, उसके बारे में भी पूछते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सिपिएंट इन इंजेक्टेबल पैरेंटल, इंजेक्टेबल और पैरेंटल ये भी एक डोसेज फॉर्म है, तो उसको भी एक्सिपिएंट लगते हैं। तो कौन कौन से एक्सिपिएंट लगते हैं और हर एक एक्सिपिएंट का रोल क्या होता है, और उसके एग्जांपल्स भी देने हैं। मतलब हर एक टाइप का एक्सिपिएंट होगा, तो एक टाइप के अंदर से कि क्रायोप्रोटेक्टेंट में कुछ एग्जांपल आएंगे, क्रायोप्रोटेक्टेंट का क्या काम होता है, उसका एग्जांपल्स क्या है, उसके बारे में बताना है। व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजेक्टेबल और पैरेंटल डोसेज फॉर्म, मतलब कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंजेक्टेबल और पैरेंटल डोसेज फॉर्म में होनी चाहिए, वो है स्टेरिलिटी। कभी कभी ऐसे पूछ सकते हैं कि कुछ एग्जांपल बताओ एंटीऑक्सीडेंट्स के, क्रायोप्रोटेक्टेंट्स के, बफरिंग एजेंट के, प्रिजर्वेटिव के, या कोई भी एडिटिव होगा जो हम, या एक्सिपिएंट होगा जो हम इंजेक्टेबल फार्मूलेशन आर&डी में यूज़ करते, सॉरी इंजेक्टेबल फार्मूलेशन में यूज़ करते। या तो इसके बारे में पूछेंगे, एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है, उसका रोल क्या है, क्रायोप्रोटेक्टेंट होता क्या है, उसका रोल क्या है। वैसे ही सेम
हर एक के बारे में पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इंजेक्टेबल और पैरेंटल ड्रग डिलीवरी, तो मतलब पैरेंटल या इंजेक्टेबल ड्रग डिलीवरी हमें बनानी है, तो उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाउ टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी, अभी स्टेबिलिटी को कैसे डिटरमाइन करें, अभी स्टेबिलिटी उसकी गाइडलाइन पढ़नी पड़ेगी आपको ICH-Q1, उसके बाद आपको पता चलेगा स्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी गाइडलाइन क्या होती है, और उसके मतलब स्टेबिलिटी के कौन कौन से पैरामीटर रहते हैं, कौन कौन से टाइप की स्टेबिलिटी रहती है, फोटो स्टेबिलिटी रहती है, उसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी भी रहती है, उसके बाद एक मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे हम भी स्टेबिलिटी चेक करते हैं, तो उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेबिलिटी कंडीशन के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, कौन कौन सी स्टेबिलिटी कंडीशन है, लॉन्ग टर्म है, इंटरमीडिएट है और एक्सीलरेटेड है। और एक जनरल केस के लिए अलग होती है, रेफ्रिजरेटर में जो प्रोडक्ट रखते हैं उसके लिए अलग होती है, फ्रीज़र में रखते हैं उस प्रोडक्ट के लिए अलग रहती है। तो उस हिसाब से आपको उस गाइडलाइन को पढ़ना है। तो कितने बैचेस लगते हैं स्टेबिलिटी के लिए, मतलब वो आगे हम देखेंगे। उसके बाद व्हाट इज़ लाइव इवैल्यूएशन, लाइव इवैल्यूएशन के बारे में पूछते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या है, लाइव इवैल्यूएशन क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और इस लाइव इवैल्यूएशन के प्रोसेस को कैसे ऑप्टिमाइज़ करें, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट यूज इन इंजेक्टेबल और पैरेंटल डोसेज पम्प, तो सॉल्वेंट कौन कौन से यूज़ करते हैं, और मतलब एक्वाइस कौन सी सॉल्वेंट, दो प्रकार के सॉल्वेंट हम जनरली यूज़ करते हैं, एक एक्वाइस और नॉन एक्वाइस, तो दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। एक्वाइस में पता है आपको नॉर्मली क्या आता है, वाटर फॉर इंजेक्शन, स्टेरल वाटर फॉर इंजेक्शन, तो उसका एक चार्ट हमने पढ़ा था जीपैट के टाइम पे, याद करो, वो वाला हमें पढ़ना है, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा क्या है, स्टेरलाइजेशन एंड इंडिकेटर्स, तो स्टेरलाइजेशन मतलब कौन कौन सा टाइप का स्टेरलाइजेशन है, मेन कौन कौन से टाइप है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका कंडीशन क्या है, टेम्परेचर का कंडीशन क्या है। ओके, अगर ऑटोक्लेव है तो उसमें टेम्परेचर कितना होना चाहिए, प्रेशर कितना होना चाहिए, हॉट एयर में टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टाइम कितना होना चाहिए, टाइम तो सब में इम्पोर्टेंट है। ओके, और उसका सोर्स क्या होगा, जैसे कि रेडिएशन होगा तो उसका रेडिएशन का कौन सा सोर्स होगा। उसके बाद उसका इंडिकेटर भी रहता है। ओके, स्टरलाइजेशन में इंडिकेटर रहता है, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी टॉपिकल फॉर्मुलेशन R&D में मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी देखा जाए तो उसमें ये तो कॉमन क्वेश्चन रहेगा, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, हर एक डोसेज फॉर्म का हमें पता होना चाहिए। ओके, अगर टॉपिकल के लिए जा रहे हैं तो टॉपिकल वाला मतलब मोस्टली वो पूछते हैं। ओके, नहीं तो कभी कभी ऐसा ही पूछते हैं वो प्रोजेक्ट में, जो भी आपका मतलब आपका जिस जिस बेसिस पे प्रोजेक्ट है, अगर आपका ओरल फॉर्मुलेशन है तो आपको उस टाइप पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप गए टॉपिकल R&D के इंटरव्यू में और आपका प्रोजेक्ट है ओरल पे, तो आपको ओरल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट के बेस पे तो क्वेश्चन आएंगे ही। तो उसके बाद व्हाट आर क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर, क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट्स, तो हर प्रकार के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कॉम्पेटेबिलिटी स्टडी क्या होती है, तो अगर हमें वो कैसे प्रूव करें कि हमारा मटेरियल कॉम्पेटेबल है, और कौन कौन से एवोल्यूशन पैरामीटर है टॉपिकल डोसेज फॉर्म के लिए। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सिपियन इन टॉपिकल डोसेज फॉर्म, कौन कौन से एक्सिपियन यूज़ करते हैं। ओके, तो मतलब कौन कौन से टाइप होते हैं, मतलब एक्सिपियन भी कुछ कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं, तो हर एक कैटेगरी में कौन कौन से एक्सिपियन आते हैं उसके बारे में भी वो पूछ सकते हैं। उसके बाद टॉपिकल डोसेज के लिए मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है उसके बारे में, जैसे कि परमेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर टॉपिकली हम लगा रहे हैं तो उसकी परमेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, और वो रिटेन रहना चाहिए ज़्यादा समय के लिए स्किन पे, मतलब हर एक टॉपिकल का अलग अलग ये होता है, उसके हिसाब से आपको मतलब उस उनको बताना आना चाहिए कि टॉपिकल डोसेज फॉर्मूले के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो, मतलब लॉग पी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि लॉग पी वैल्यू कितनी होनी चाहिए ओरल के लिए, टॉपिकल के लिए और इंजेक्टेबल के लिए, उसके बारे में पढ़ लो, पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद एग्जाम्पल एंटीऑक्सीडेंट, क्रायो प्रोडक्टेंट, बफरिंग एजेंट, ये सेम इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। उसके बाद टॉपिकल डोसेज फॉर्म में कौन कौन से मतलब प्रॉब्लम्स आते हैं जनरली हम जब बनाते हैं, तो डिटरमाइन कैसे करें स्टेबिलिटी, टॉपिकल हो किसी भी, इसमें स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो स्टेबिलिटी को कैसे डिटरमाइन करना है इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद लॉग पी वैल्यू क्या होती है, लॉग डी वैल्यू क्या होती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कौन सा मतलब पीएच डिपेंडेंट रहता है, कौन सा पीएच इंडिपेंडेंट रहता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट मेथड ऑफ इन्हेंसमेंट ऑफ परमेबिलिटी, तो परमेबिलिटी को कैसे बढ़ाए, उसके अलग अलग मेथड होते हैं, तो उसके बारे में भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
उसके बाद कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो फार्मूलेशन R&D के लिए पूछे जा सकते हैं इन तीनों इंटरव्यू में कॉमन क्वेश्चन। जैसे कि व्हाट इज़ BCS क्लास, उसका मतलब रोल क्या है BCS क्लास का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। उसके बाद हाउ टू कन्फर्म स्टेरिलिटी, अब स्टेरिलिटी कैसे कन्फर्म करनी है, हमारा जो भी हमने प्रोडक्ट स्टेराइल किया वो स्टेराइल हुआ या नहीं हुआ, उसको कैसे कन्फर्म करना है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ प्रोडक्ट रिकॉल, अभी प्रोडक्ट रिकॉल क्या होता है, प्रोडक्ट रिकॉल मतलब सिंपली प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो तो प्रोडक्ट वापस आता है, उसको प्रोडक्ट रिकॉल बोलते हैं। तो उसका एग्जांपल भी बताना है लाइव, जो मतलब करंटली कोई प्रोडक्ट रिकॉल हुआ है तो। उसके बाद व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन फार्मूलेशन R&D, अभी आप इंटरव्यू दे रहे तो आपको पता होना चाहिए आप क्यों फार्मूलेशन R&D में ही क्यों जाना चाहते हैं। बाकी अपॉर्चुनिटी है, रेगुलेटरी अफेयर है, अदर भी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे क्यों नहीं जाना चाहते। अगर इंटरव्यू फार्मूलेशन R&D है तो आपको उन्होंने भी अगर पूछा कि रेगुलेटरी अफेयर में जगह है क्या आप जाना चाहोगे रेगुलेटरी अफेयर में, तो आपको वहाँ पे नहीं बोलना है, क्योंकि आपका इंटरव्यू है फार्मूलेशन R&D का, तो उनको दिखाना है कि मैं पूरा लॉयल हूँ फार्मूलेशन R&D इंटरव्यू के लिए और मैं वहाँ पे ही जाना चाहता हूँ। अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखाएंगे तो इस गलती से बच जाएंगे, वरना आपका हाथ से वो जितना भी आपने क्वेश्चन का आंसर दिया वो चला गया। उसके बाद व्हाट इज़ हाउ हाउ योर फार्मूलेशन इज़ बेटर देन अदर, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद मतलब हाउ योर फार्मूलेशन मतलब आपने जो प्रोजेक्ट जिस फार्मूलेशन पे किया है अभी उसके बेसिस पे क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे। सपोज मैंने मेसोपोरोसिलिका नैनो पार्टिकल बनाया तो वो मेरे को पूछेंगे एमोर्फोस सॉलिड डिस्पर्जन क्यों नहीं बनाया, वो ऐसा पूछ सकते लिपोसोम क्यों नहीं बनाया, तो मेरे को उनको बताना है कि मेरा फार्मूलेशन कैसे बेटर है अदर फार्मूलेशन के कंपैरिजन में। उसके बाद व्हाट आर द रेफरेंस एंड जेनेरिक मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, तो उनका डेफिनेशन मतलब इसके बेस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जेनेरिक मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट है जेनेरिक प्रोडक्ट, उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है रेफरेंस के कंपैरिजन में, तो कौन सा बेटर रहेगा, जेनेरिक या रेफरेंस प्रोडक्ट बेटर रहेगा या ब्रांडेड बेटर रहेगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन के भी आपको आंसर रेडी करवाने पड़ेंगे, क्योंकि जेनेरिक हमेशा इन्फेरियर ही रहता है ब्रांडेड के कंपैरिजन में। तो उनको इस प्रकार से आंसर बताना है और आपको इसके बारे में पढ़ना होगा, पढ़ के बताओ। उसके बाद व्हाट इज़ इम्प्योरिटी, अभी इम्प्योरिटी क्या होती है, ICH-Q3 गाइडलाइन में दिया है इम्प्योरिटी क्या होती है, और टाइप ऑफ सॉल्वेंट क्या होते हैं ICH गाइडलाइन के अनुसार। रेसिडुअल सॉल्वेंट के बारे में पूछ सकते हो, क्लास 1 में कौन सा सॉल्वेंट आता है, क्लास 2 में कौन सा आता है, क्लास 3 में सॉल्वेंट कौन सा आता है, क्लास 1 सॉल्वेंट क्या होता है, क्लास 2 क्या होता है, क्लास 3 क्या होता है। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट स्टेबिलिटी कंडीशन, तो स्टेबिलिटी कंडीशन के बारे में पूछेंगे, लॉन्ग टर्म कंडीशन, इंटरमीडिएट कंडीशन। उसके बाद कौन सी कंडीशन आती है, एक्सेलरेटेड कंडीशन भी आती है। उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं कि कब हम इंटरमीडिएट टेस्टिंग स्किप करते हैं, जब भी मतलब लॉन्ग टर्म कंडीशन 30 डिग्री सेल्सियस वाली हो और 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाली हो, तो उस टाइम में हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट को स्किप करते हैं। और वो क्यों करते हैं वो भी पूछेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट और वो सेम तो कंडीशन है, सिर्फ इंटरमीडिएट 6 महीने के लिए और लॉन्ग टर्म 12 महीने के लिए। हाउ मेनी बैचेस आर रिक्वायर फॉर स्टेबिलिटी टेस्टिंग एंड फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग, अब स्टेबिलिटी टेस्टिंग करने तो मतलब कम से कम 3 बैच तो होना ही चाहिए। अगर हमें फोटो स्टेबिलिटी करनी है तो उस केस में एक बैच से भी काम चल जाएगा। उसके बाद आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टेबिलिटी कमिटमेंट क्या होता है। स्टेबिलिटी कमिटमेंट क्या होता है कि हमें क्या करना पड़ता है पहले, मतलब अगर हमारे पास 6 महीनों मतलब 6 महीने का डेटा है, उस 6 महीने के डेटा के साथ हम अपने प्रोडक्ट के अप्रूवल के लिए डेटा सबमिट करके हम ऐसा बोल सकते हैं कि आगे 6 महीने की स्टेबिलिटी हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक हमें अप्रूवल दो, मतलब स्टेबिलिटी करने की कमिटमेंट दे रहे हैं हम, उसको स्टेबिलिटी कमिटमेंट बोलते हैं। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको मतलब कुछ प्रॉब्लम है ऐसे और क्वेश्चन के बारे में जानना है, रेगुलेटरी अफेयर में कौन से क्वेश्चन पूछते हैं या कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंटरव्यू में, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।